हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के बारे में। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में के अंतर्गत कौन कौन से तो इसमें हम बताने वाले हैं कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम एक्ट पास किए गए थे जिसके अंतर्गत इंसॉल्वेंसी अकाउंट को शामिल किया जाता है, और उन दोनों एक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे, इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। दिवालिया का अर्थ, दिवालिया क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो दिवालिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके दायित्व उसकी संपत्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। क्या बताएं, उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति दिवालिया तब कहलाता है जब उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो। क्या बताएं, एक व्यक्ति दिवालिया तब कहलाता है जब उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो। ठीक। दूसरा पॉइंट, उसे न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब दिवालिया इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं। ठीक। तो पहला अधिनियम है, भारत में दिवालियापन से संबंधित दो मुख्य कानून लागू हैं। पहला कौन सा है, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम। ये 99 में बना था। फिर यह कहां कहां लागू होता है, यह मुंबई, कोलकाता और मद्रास में लागू होता है। दूसरा बनाया गया था प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 में बनाया गया था, 1920 बनाया था। ये इनको छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। ठीक। ये शेष भारत में, मतलब इन सब चारों को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में ये लागू होता है। अब यहाँ पर तो एमसीक्यूज, क्योंकि आपका जो पेपर होने जा रहा है वो कैसा है, एमसीक्यूज बेस्ड है, तो वहां पर पूछ लिया जाएगा कि प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम कहाँ लागू होता है। तो बोल सकते हैं मुंबई, कोलकाता, मद्रास। अब मद्रास को चेन्नई भी बोलते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, इनमें से एक दिया होगा, तीन ना दिए हों जो इनसे रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। फिर आता है दोनों में मुख्य अंतर क्या है। देखो, दिवालिया संबंधी बातें, तो पहला पॉइंट है, दिवालिया व्यापारी को मुख्य रूप से दो विवरण तैयार करने होते हैं। कौन कौन से करने होते हैं, पहला तो है स्थिति विवरण तैयार करना होता है। ठीक। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। यह एक निश्चित तिथि पर संपत्तियों और दायित्वों की वास्तविक स्थिति को दिखाता है। क्या दिखाता है, वास्तविक स्थिति को दिखाता है। दूसरा आता है इन डेफिशिएंसी अकाउंट, यह दिवालिया होने के कारणों और पूंजी में आई कमी को दर्शाता है। ठीक। क्या बताता है, ऊपर वाला संपत्ति और दायित्वों की वास्तविक स्थिति को दिखाता है, और दूसरा दिखाता है कि दिवालिया के होने में कौन कौन से कारण थे और पूंजी में कमी को दर्शाता है। ठीक। अब देखो, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 में क्या अंतर है। ठीक। तो दोनों में क्या क्या अंतर है, देखो पहला पॉइंट है, ये किस वर्ष बनाए गए थे। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909 में बनाया गया था, और प्रांतीय दिवाला अधिनियम
1920 में बनाया गया था। ठीक, इसका क्षेत्र कहां कहां पर है? ये मुंबई, कोलकाता, मद्रास में लागू होता है और प्रांतीय दिवाला अधिनियम शेष भारत में लागू होता है। ठीक, अब आता है पूर्वाधिकार। अब इसमें सैलरी के लिए जो पूर्वाधिकार है वो कितने रुपए तक के लिए होता है? देखो 300 रुपए प्रति माह के लिए। 300 रुपए तक का जो वेतन होता है क्लर्क का, उसके लिए पूर्वाधिकार माना जाता है और इसमें 20 रुपए की प्रांतीय दिवाला अधिनियम में 20 रुपए के लिए क्या माना गया है? पूर्वाधिकार माना गया है। अब पूर्वाधिकार वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये 100 रुपए इसमें माना गया और इसमें 20 रुपए प्रति मजदूर माना गया है। ठीक, दूसरा, घरेलू सामान में 300 रुपए तक का सामान छोड़ा जाता है, बाकी सब ले लिया जाए। दूसरा, केवल वे संपत्तियां जो कुर्की से मुक्त हैं उसमें नहीं आती हैं। दूसरा, किराया, 1 माह का किराया पूर्वाधिकार माना जाता है, इसमें किराए को पूर्वाधिकार नहीं माना जाता है। तो ये यहां पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हैं। ये 6 पॉइंट आपको कम से कम यहां पर 10 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आप क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट लगा के आए। फिर नेक्स्ट है आपका स्थिति विवरण की जो सूचियां होती हैं, लिस्ट्स होती हैं, उनमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो देखो स्थिति विवरण की सूचियों में कुल 8 सूचियां होती हैं। कितनी होती हैं? जिनमें लिस्ट ए और बी आपके पेज पर भी दी गई हैं। कैसे दी गई? देखो लिस्ट ए, इसमें कौन आते हैं? असुरक्षित लेनदार आते हैं। किसमें आते हैं? असुरक्षित लेनदार आते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिट किसके अंदर आते हैं? लिस्ट ए के अंदर। तो यहां पर एक एमसीक्यूज आपका बनता है कि असुरक्षित लेनदारों को किस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो यहां पर आप, अगर आपको याद होगा कि लिस्ट ए में शामिल किया जाता है तो आप तुरंत टिक लगाएंगे, या फिर लिस्ट ए में किसे शामिल किया जाता है तो आप असुरक्षित लेनदार को याद रखेंगे। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। फिर लिस्ट बी में पूर्णतः रक्षित लेनदारों को शामिल किया जाता है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें अनसिक्योर्ड, बी में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब लिस्ट ई में जो सी में आता है वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनके पास लोन की राशि का मूल्य कम की जमानत होती है, उन्हें हम पार्टली सिक्योर्ड कहते हैं। दूसरा, लिस्ट डी में क्या आता है? पूर्वाधिकार लेनदार आते हैं, जैसे सरकारी टैक्स या कर्मचारियों का वेतन। ठीक, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। दूसरा, लिस्ट ई में क्या आता है? अन्य संपत्तियां आती, अदर प्रॉपर्टी, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, इनको शामिल किया जाता है। फिर आता लिस्ट एफ में बुक डेब्ट्स हो गए, देनदार डेटर्स हो गए, इनको शामिल किया जाता है। लिस्ट जी प्राप्य विपत्र आते इसके अंतर्गत। लिस्ट एच में न्यूनतम या आधिक्य खाता, डेफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट को दिखाया जाता है। तो ये सूचियां हैं आपके स्थिति विवरण से संबंधित हैं। फिर आता है आपका आगे, देखो न्यून खाता क्या है। देखो ये जो खाता होता है वो किसको दिखाता है? दिवालिया होने के कारणों को दर्शाता है। और इसकी 2 साइड्स होती हैं। पहली साइड्स क्या है? बाईं ओर, इसमें वे मदें आती हैं जिनसे पूंजी बढ़ती है या पूंजी का स्रोत। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल आती है, फिर इसमें प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, फिर इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो इससे क्या होती है? पूंजी बढ़ती है। अब दूसरे साइड में कौन सी आती हैं? जिनसे पूंजी में कमी होती है। तो जैसे व्यापारिक लॉसेस हो गए, है ना। दूसरा ड्राइंग कर ली है। दूसरा लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, किसी संपत्ति की वसूली पर होने वाली हानि को शामिल किया जाता है। सट्टे की हानि को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे न्यून खाता, जो न्यूनता खाता होता है, डेफिशिएंसी अकाउंट होता है, उसके अंतर्गत आते हैं। ये लिस्ट
एच में आता है इसका प्रारूप। तो ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में कौन सी आती हैं, जिनसे हमारी मदें बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है और पूंजी कम होती है, राइट साइड में आती हैं। तो ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक था। एमसीक्यूज आपको इसके आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आगे वाले को देखने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।